हमारे यूनिट 1 में पहले बात ये 7 टॉपिक्स हैं। गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन, सिस्टम ऑफ होमोजेनस एंड नॉन होमोजेनस इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन अलग से नहीं है, इसी में आ जाएगा। हाँ, बेसिकली ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है यही हमें गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन से सॉल्व करने हैं। सो नथिंग डिफरेंट। एक्लिन फॉर्म, रैंक ऑफ मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये 7 टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा गॉस एलिमिनेशन, तो उसी के साथ शुरुआत करेंगे। सो यहाँ पे गॉस एलिमिनेशन मैंने बाकायदा लिख रखा है, समझाया हुआ है। तो कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया होगा तो वो इस फॉर्म में दिया होगा, ax इक्वल टू बी। उसका मैट्रिक्स फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है। ओके, ये मैट्रिक्स फॉर्म में हो जाएगा ए बी एंड एक्स। उसके बाद ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है। हालांकि इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं खास, लेकिन केवल इसके लिए मैं बता रहा हूँ, ये सर ने बताया था। एंड इंटर रिलेशन बिटवीन दिस एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। जब हम इन पे रो ऑपरेशंस करेंगे टू मेक इट अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो उस रो ऑपरेशन से इसका फॉर्म ऐसा हो जाएगा ए बी सी 0 डी ई 0 एफ एंड एच आई जे। अब इसमें इंटरप्रिटेशंस जो हैं, जो कह सकते हैं एज अ समरी, इफ़ एफ एंड जे बोथ आर नॉट इक्वल टू 0 देन यूनिक सॉल्यूशन आता है। इफ़ एफ इक्वल टू 0 और जे नॉट इक्वल टू 0 देन नो सॉल्यूशन हो जाता है। और अगर दोनों ही 0 हैं देन इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन। अब ध्यान से देखा जाए तो इस केस में व्हेन f नॉट इक्वल टू 0 एंड j नॉट इक्वल टू 0 है, रैंक ऑफ a इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑग a इक्वल टू n। तो ये चीज़ हम रैंक में भी पढ़ते हैं कि रैंक ऑफ a जब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स a के रैंक के इक्वल होगा। हाँ, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स जब इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड वो भी इक्वल टू n होता है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। ये हमने रैंक में भी पढ़ा है। लेकिन जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स अगर f 0 हो गया तो रैंक ऑफ a लेस देन n हो जाएगा, लेस देन रैंक ऑफ ऑग a हो जाएगा, बिकॉज ऑग a का रैंक 3 होगा और a का रैंक 2 होगा, वो लेस देन ऑग a हो गया। तो उस केस में जब रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑग ए है, इन्फिनेटली नो सॉल्यूशन होता है। ये रैंक में भी हमने पढ़ा है। एंड जब दोनों ही इक्वल टू 0 है तो उस केस में क्या होगा, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ऑग ए लेस देन एन। एन क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज या टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल। बेसिकली नंबर ऑफ वेरिएबल बोलना ज़्यादा सही होगा। तो उस केस में रैंक ऑफ क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो उस केस में इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन हो जाता है, सिंपल। तो ये इंटर रिलेशन है बिटवीन रैंक एंड, इंटर रिलेशन क्या है, मैथमेटिक्स है भाई, हर जगह रिलेटेड ही होती है बस। अब उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने लिया है, ये वाला। ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखा, ए ये है बी ये है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये बनेगी। इसमें रो ऑपरेशंस की है। हाँ, तो रो ऑपरेशंस करेंगे। 5r2 माइनस 4r1, 5r3 माइनस 3r1। ये रो ऑपरेशंस करने के बाद ये दोनों तो 0 हो जाएंगे, तो ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 0 है। इन तीनों को हम कैलकुलेट कर लेंगे और फर्स्ट रो तो सेम ही रहेगा। देन इसको 0 बनाने के लिए एक और रो ऑपरेशन लगाएंगे, ये सेम रहेगा, ये रो सेम रहेगी, ये दोनों 0 हो जाएगा, ये और ये कैलकुलेट करना पड़ेगा बस। उसके बाद हम इसमें लगाएंगे बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन। 10z इक्वल टू माइनस 25, 10z इक्वल टू माइनस 25, z इक्वल टू माइनस 2.5। z की वैल्यू आ गई। अब इस z की वैल्यू को उठा के ऊपर इसमें y में, मतलब y वाली इक्वेशन में डालेंगे। यहाँ पे 10y प्लस 30z इक्वल टू माइनस 65, 10y इक्वल टू माइनस 65 प्लस 75, y इक्वल टू 1 हो गया। अब 5x माइनस 5 कैसे, y की वैल्यू 1 आ गई थी, यहाँ पे माइनस 5 है, प्लस 37.5, 15 इंटू
-15 इंटू -2.5 प्लस 37.5 इक्वल टू 40, x इक्वल टू 1.5 आ गया, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। बस यही हमारा आंसर है। अब डेविड सीले जो हमारी बुक है, ये प्यारी प्यारी बुक, खुल जा, निकल जा, हाँ ये रही। इसमें ना क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, ये वाला। ये बेसिकली ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दी हुई है हमें। तो चलिए अब एक बार इसको सॉल्व करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमें दी ही है, अब डायरेक्ट रो ऑपरेशन लगाते हैं। R2 गोज़ टू R2 माइनस 3R1, ओके। एंड और कुछ करना नहीं है, बस इसमें यही करना था। ये बन जाएगा 1 3 4 7, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 7 माइनस 12 माइनस 5 एंड 6 माइनस 21 माइनस 15। तो अब देखा जाए तो ये XYZ है, XYZ है ना ये, तो Z की वैल्यू मेरी हो गई, सॉरी -5Z की वैल्यू हो गई -15, माइनस से माइनस कटा, Z इक्वल टू 3 आ गया। अब अगर हम ऊपर बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है दैट x1 की ज़रूरत नहीं, x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 7 आ रहा है। यानी x प्लस 3y इक्वल टू हो जाएगा मेरा 4z की वैल्यू क्या होगी, 4 3 12, 7 माइनस 12 कितना हुआ, -5 ही हो गया। तो अब मेरे पास x और y दोनों की ही वैल्यूज़ नहीं है। इस केस में हम किसी एक वैल्यू को इंडिपेंडेंट घोषित करेंगे। हमारे पास और कोई चारा ही नहीं है, हमें इंडिपेंडेंट घोषित करना ही पड़ेगा। तो हम z की वैल्यू ले चुके हैं, y या x में से किसी को इंडिपेंडेंट घोषित किया जाएगा। x इक्वल टू मेरा हो जाएगा -5 माइनस 3y, बेसिकली 5 प्लस 3y इक्वल टू -x हो जाएगा। x इक्वल टू t ले लेंगे, तो 5 प्लस 3y इक्वल टू -t हो गया। t में कोई भी एक वैल्यू डाल के देखते हैं, 2 डाल देते हैं, एक सेकेंड, हाँ 5 प्लस 3y इक्वल टू -2 हुआ, 3y इधर ही रहेगा, 3y इक्वल टू हो गया मेरा, क्या होगा, एक सेकेंड, वैसे ही गलती कर रहा हूँ मैं, ये नहीं करना चाहिए। तो 3y इक्वल टू -t, मैं पता नहीं कहाँ दिखाता हूँ, 3y इक्वल टू -t, आगे क्या था, -5, y इक्वल टू -t प्लस 5/3, बस हो गया। और x इक्वल टू t ले ही चुके थे, तो x इक्वल टू t हो गया, y इक्वल टू -t प्लस 5/3 हो गया, एंड z की वैल्यू मेरी 3 आ गई थी। ये ऐसे सॉल्व होता है। गूगल पे इसका आंसर अलग मिलेगा, बिकॉज हर जगह t की वैल्यू एज्यूम ही की गई है, मतलब x की वैल्यू को t या कुछ दूसरा वेरिएबल लेके एज्यूम ही किया गया है। बस इतना सा है गॉस एलिमिनेशन। अब इसके बाद हम मूव करेंगे गॉस जॉर्डन पे। ओके, पाइथन के नोटबुक में मैथ सॉल्व हो रही है। हाँ, तो गॉस जॉर्डन, हाँ तो अब आता है गॉस जॉर्डन। गॉस जॉर्डन बेसिकली मॉडिफिकेशन है गॉस एलिमिनेशन का। इसमें क्या करना होता है हमें कि जो हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे थे, हमें एक डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सब ज़ीरो हो जाएगा इन ए पार्ट, ए वाले पार्ट में। ये तो ऑगमेंटेड पार्ट है ना, इसका कुछ नहीं होगा, ये वैसे का वैसा रहेगा। तो एक एग्जांपल के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, बेसिकली उसका मैट्रिक्स ये बनेगा। ओके, देन ऑग ए ये बन जाएगा। पहले तो वही नॉर्मल इन दोनों को ज़ीरो करने के लिए
हम रो ऑपरेशन लगाएंगे, R2 गोज़ टू R2 माइनस 2R1, R3 गोज़ टू R3 माइनस 3R1। ओके, ये दोनों ज़ीरो हो गए। अब इन दोनों को ज़ीरो करने के लिए भी दो रो ऑपरेशन लगाया जाएगा। एंड फिर जब ये दोनों ज़ीरो हो गए, इन दोनों को ज़ीरो करने के लिए दो रो ऑपरेशन, बेसिकली इसमें 6 रो ऑपरेशन लगेंगे। एंड में हमें ये मिल जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स और हमें सीधी सीधी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। 12x इक्वल टू 60 इक्वल टू 60 माइनस 30y इक्वल टू माइनस 90 एंड 12z इक्वल टू 60। x1 y3 z5 हमें आंसर मिल जाएगा। तो गॉस जॉर्डन में भी कुछ ऐसा खास है नहीं। ओके, उसके बाद ये तो होमवर्क क्वेश्चन कराया था सर ने, होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए थे वो हमने सॉल्व किए थे। ये क्वेश्चंस बुक के ही हैं, मैं फिर भी भेज सकता हूँ। हाँ, रैंक ऑफ मैट्रिक्स पे आते हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स है क्या? नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स में कोई क्या कहते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट जितनी रोज होंगी वही रैंक होगा। फॉर एग्जांपल 3 रोज की मैट्रिक्स है, 3x3 मैट्रिक्स है, उसमें अगर 2 रोज लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो उसकी रैंक 2 हो जाएगी। सिंपल। या अगर इसका एलिटर पढ़ा जाए, इसका मतलब एलिट्रेशन होता है वैसे तो, बट सर ने पता नहीं क्यों एलिटर लिखवाया है, मतलब बेसिकली ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन है। द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज सेड टू बी आर इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑल द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर आर नॉट इक्वल टू 0। इफ कहाँ गया, मैं कहाँ से पढ़ रहा था। The rank of matrix is said to be R if the determinant of all the matrices of order R not equal to 0 and determinant of M of order R plus 1 equal to 0, तब वो रैंक कहलाता है। ये R को हम रैंक कहते हैं। ओके, ये वाला जो मेथड है रैंक निकालने का, दिस इज एप्लीकेबल ओनली अपॉन स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, ये केवल स्क्वायर मैट्रिक्स पे एप्लीकेबल है, नॉन स्क्वायर पे ये चलेगा ही नहीं, तो उसके लिए हमें यही यूज़ करना पड़ेगा। सिंपल, ठीक है। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर क्या होते हैं? 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट, दिस इज डिपेंडेंट। दे आर डिपेंडेंट इफ देयर रेशियो इज अ कांस्टेंट, लाइक इफ y1 अपॉन y2 इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा, अब इसको समझा कैसे जाए, इसके लिए 2 मैट्रिक्स ले लेते हैं हम, A1 A2। अब इनको देखेंगे, इनमें लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज कितनी हैं। तो 1/2। अच्छा हाँ, मैट्रिसेस हमेशा बनते हैं वेक्टर्स से। ये एक वेक्टर हुआ, ये दूसरा और ये तीसरा, है ना। इन वेक्टर्स से बनते हैं मैट्रिसेस। इसने कहा था कि 2 vectors are said to be linearly dependent if their ratios is a constant, y1 upon y2। ये y1 ये y2, 1/2 इक्वल टू 1/2 होता ही है, 2/4 के इक्वल होगा यानी कांस्टेंट है, इक्वल टू 4/8। ये हो गए लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हो गए। सेम गोज विद दिस, 2/3 इक्वल टू 4/6 इक्वल टू 8/12। लीनियरली इंडिपेंडेंट इसमें एक भी नहीं है, तो इसका रैंक इक्वल टू 0 चला जाएगा। इसमें रैंक आएगी ही। रैंक वैसे इसमें 1 आएगी, 0 नहीं होगी, 1 होगी, बिकॉज ये इस पे डिपेंडेंट है, ये इस पे और इस पे डिपेंडेंट है, लेकिन ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए इसका रैंक 1 होगा। और जो ये वाला मेथड दिया था, इट बेसिकली मेंट कि हम पहले ऑर्डर 1 की एक मैट्रिक्स लेंगे, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होगा, 1 ही होगा। फिर एक ऑर्डर 2 की ले लेंगे, 1 2 2 4, अरे इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, तो 4 4 1 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। ये 0 आ गया, तो बस इसके आगे हमें बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। 2x2 पे 0 आ गया, और वैसे ही 3x3 पे भी जब हम निकालेंगे 1 2 4 2 4 8 3 6 12
स्पीड अप कर लेना भाई, टाइम तो लगता है बताने में। 12 4 ज़ा इक्वल टू 8 6 ज़ा, तो ये 0 हो गया। ऐसे ही ये मतलब इसका डिटर्मिनेंट बेसिकली 0 आ जाएगा, तो इसका ऑर्डर, इसका रैंक 1 ही होगा, बिकॉज 1 क्रॉस 1 तक ही ये लीनियरली इंडिपेंडेंट था, तो इसका रैंक 1 हो जाएगा। अब A2 की बात की जाए, 1/5 नॉट इक्वल टू 2/6 नॉट इक्वल टू 8/4। ओके, तो ये हो गया, ये दोनों रोज लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गई, ये वाली बेसिकली इस पर डिपेंडेंट नहीं है। वैसे ही 5/3 नॉट इक्वल टू 6/9 नॉट इक्वल टू 4/7, तो ये दोनों भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। वैसे ही 1/3 2/9 और 8/7 भी इक्वल नहीं होते, इसका रैंक इक्वल टू 3 आ जाएगा। रैंक निकालना इतना ही आसान था। ओके, लेकिन सॉल्यूशन, अगर हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए हो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, हाँ मतलब यूनिक है, नो सॉल्यूशन है या इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है, तो उसके लिए हमें बाकायदा पूरा रैंक निकालना पड़ेगा। हाँ, ये भी एक बहुत बढ़िया डेफिनेशन है। 2 or more vectors are said to be linearly independent if their Wronskian W not equal to 0। अब ये Wronskian होता क्या है? ये डिटर्मिनेंट ऑफ वेक्टर्स ही होता है, ऑलमोस्ट वेक्टर्स का डिटर्मिनेंट। अगर मुझे y1 y2 नाम के दो वेक्टर्स का Wronskian निकालना है, तो मैं उसको इस फॉर्म में लिखूंगा, y1 y2, एंड नेक्स्ट लाइन में मैं y1 का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड y2 का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। वैसे अगर 3 हो गए तो y1 y2 y3, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y1 y2 y3 एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y1 y2 y3, और इसका डिटर्मिनेंट निकालने पे मुझे मिलेगा मेरा रॉन्स्कियन। रॉन्स्कियन महाराज की जय। अब हाँ चलो ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। ये अगर मेरा दो वेक्टर है 2i + 1j एंड 3i - 1j, मान लेते हैं दो वेक्टर्स हैं, तो उसका रॉन्स्कियन कुछ इस प्रकार निकलेगा। मुझे अगर दो वेक्टर्स अगर दिए हुए हैं मुझे, एक सेकेंड, हाँ आई मीन जब वेक्टर्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं मुझे, बाकायदा वैल्यू दी हुई है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। लेकिन अगर वहीं पे y1 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू 1 इन दोनों केसेस के लिए नहीं दी होती, लाइक 2 3 और 1 - 1 ये सब नहीं दिया होता, और ये इक्वेशन की फॉर्म में दिया होता, मतलब कुछ xyz की फॉर्म में दिया होता, x² + 2x करके दिया होता, तो मुझे ये डिटर्मिनेंट पे जाना पड़ता। रॉन्स्कियन का यूज़ बेसिकली आगे है, हम वहाँ पर उसको ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। y1 y2 आर इंडिपेंडेंट बिकॉज इक्वल टू -5 नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो ये इंडिपेंडेंट है। सिंपल ऑलमोस्ट बात वही हुई। मैट्रिक्स के केस में हम उसको इस तरह से बता सकते हैं, वेक्टर्स के केस में आता है तो हमें रॉन्स्कियन नाम का एक इंटरमीडिएट लेना पड़ता है। ओके, और इसमें क्या बताने वाला है, लाइक ये मान लेते हैं एक सेट ऑफ वेक्टर है, तो v1 v2 v3 till vn is a set of vector which is said to be linearly dependent vector if c1 v1 plus c2 v2 plus c3 v3 till cn vn, जो कि एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, वो इक्वल टू 0 हो जाए। एंड इसकी कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट एक ci इसमें नॉन ज़ीरो होना चाहिए। कोई भी एक ci अगर नॉन ज़ीरो हो गया, मतलब अगर ये सारे ज़ीरो हो जाते हैं तो मल्टीप्लाई कर देने पे सारे ज़ीरो ही होते जाएंगे ना, इसलिए एटलीस्ट वन, एक इनमें से किसी एक c की वैल्यू, c क्या है, कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट, किसी भी एक c की वैल्यू हमारी नॉन ज़ीरो होनी आवश्यक है। इफ ऑल ci इक्वल टू 0 देन सेट विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर सारे ci's को हम 0 ले लेते हैं तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। सिंपल ये लीनियरली डिपेंडेंट का था ना, इसलिए इंडिपेंडेंट के लिए ऑल ci इक्वल टू 0। और जैसे अभी यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट फॉर्म
डेरिवेटिव ले रहे थे ना, वो यहाँ पे शो किया गया है। y1 इक्वल टू एक्स ले लिया, y2 इक्वल टू x2 ले लिया, y3 इक्वल टू x3 ले लिया। ओके, इसका रॉन्स्कियन x डेरिवेटिव किया 1, डेरिवेटिव किया 0, x स्क्वायर 2x2, x क्यूब 3x2 6x। रॉन्स्कियन अब इसका डिटर्मिनेंट निकाला, 6x3 माइनस 4x3 इक्वल टू 2x3 नॉट इक्वल टू 0। x की कुछ भी वैल्यू डालेंगे, 0 के अलावा नॉन ज़ीरो वैल्यू डालेंगे तो वो इक्वल टू 0 तो नहीं आएगा, इट्स क्लियर, इसलिए ये इंडिपेंडेंट हो गया। ओके, अब इसी में एग्जांपल दिया हुआ है, ये नोट्स में मैंने नोट्स भेज दिए हैं, आप डायरेक्ट नोट्स में से पढ़ सकते हैं। यूज मैट्रिक्स ऑपरेशन एंड ट्राई टू गेट मैक्सिमम ज़ीरोस। ये मतलब बेसिकली शायद रैंक निकालने के लिए बोला है कि रैंक निकालने के 2 तरीके हैं। सारे मैट्रिक्स ऑपरेशन ट्राई करके उसमें मैक्सिमम नॉन ज़ीरो रोज़ लाने की कोशिश की जाए। ओके, और एक दूसरा मेथड है कि एक एक सब मैट्रिक्स लेते जाओ और उसकी एक एक सब मैट्रिक्स लो, टेक सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब वही जो मैं बता रहा था यहाँ पर कि पहले 1 लिया, फिर 2x2 लिया, फिर 3x3 लिया। इनका डिटर्मिनेंट निकाल के देखते जाओ, आपको पता चल जाएगा। ओके, तो सर ने दोनों मेथड से करवाया भी है, ये आप नोट्स में से रेफर कर सकते हैं। ये मेथड 2 है, ये मेथड 1 है। और कुछ, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, एनालिसिस। ये वही एनालिसिस है जो गॉस एलिमिनेशन के साथ साथ मैंने बताया। इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ऑग ए इक्वल टू n, then there will be a unique solution. If rank of a equal to rank of og a but less than number of variables, then infinitely many solution. ऐसा होता क्यों है? Because जब less than n हो जाता है ना, तो किसी एक वेरिएबल को हम फ्री कर देते हैं। अब वो फ्री है, मतलब उसकी वैल्यू पे बाकी 2 वेरिएबल्स की वैल्यू डिपेंडेंट हो जाएगी। तो उस केस में ये इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन देता है। और अगर रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑग ए है, देन देयर विल बी नो सॉल्यूशन। ये मैंने उसके साथ बताया था। ये सर ने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं, आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मुझे लगता है इस वीडियो में यूनिट 1 खत्म की जाएगी। होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज जस्ट कि ax इक्वल टू बी जो हमारी इक्वेशन होती है, उसमें b को मैं जब 0 कर दूं, पता नहीं मैंने हेंस का साइन क्यों लगाया, लेकिन जब b इक्वल टू 0 हो जाता है तो ये ax इक्वल टू 0 हो जाता है और यही होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो जाता है। इफ रैंक ऑफ a इक्वल टू रैंक ऑफ ऑग a इक्वल टू n, देन देयर विल बी अ ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल मतलब ऑब्वियस सॉल्यूशन, मतलब x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 0। बस ये वाली कंडीशन याद रहेगी तो एग्जाम में क्वेश्चन करने में आसानी होगी। जैसे ही रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ऑग इक्वल टू n आया, बोल दो कि यहाँ पे ट्रिवियल ऑब्वियस सॉल्यूशन है, काम खत्म। ठीक है, अब नॉन जीरो सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें? ट्रिवियल सॉल्यूशन तो मिल गया, नॉन जीरो सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? क्या है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम? n माइनस m, n इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल एंड m इक्वल टू रैंक ऑफ a। बल्कि मैं कहूंगा इसको n माइनस r लिख लीजिए, ज्यादा आसानी होगी याद करने में। ओके, n माइनस r नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस रैंक। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। ठीक है, अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। सेट द वेरिएबल एज फ्री एंड असाइन अ वैल्यू k। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम नॉन इक्वल टू 0 के केस में ये चीज आएगी ना। अगर ये 0 हो गया, n इक्वल टू r हो गया, तो ये तो वही केस हो जाएगा, है ना? ये अच्छा, हाँ सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई। ये m माइनस n का केस था, m लेस देन n का, इसको मैं कंसीडर करना भूल गया, सॉरी। रैंक ऑफ a इक्वल टू रैंक ऑफ ऑग a इक्वल टू m लेस देन n है अगर, देन इट हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन। मैंने ये चीज़ पढ़ी ही नहीं, पता नहीं क्यों। अच्छा, अब ये नॉन जीरो सॉल्यूशन कैसे निकालना है? डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, विच इज ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 0, यहीं से पता चल रहा है। m लेस देन n है, तो वही
डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। उसके बाद एक वेरिएबल को फ्री सेट कर देंगे और उसको एक के या टी कुछ भी वैल्यू असाइन कर देंगे। गेट रेस्ट ऑफ द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन टर्म ऑफ फ्री वेरिएबल के। ओके, जैसे ये हमें एक इक्वेशन दी हुई है 5x1 x3 x1 x2 x3, मतलब इसमें यहाँ से x2 गायब है बस, और कुछ नहीं। एक सेकेंड, ये मैंने गलत लिखा है, इसको ध्यान ना दें क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं होगा, यहाँ पे 0 होगा, ये 0 - 2 होगा। क्वेश्चन 2 पे आते हैं। ये वाला मैंने सॉल्व ही नहीं कर रखा, ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा खुद से, पर इसको मत देखिएगा, ये खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। x + 2y - 3z, 2x + 5y + 2z एंड 3x + y - 4z। इसको लेते हैं, ax = 0 सेट करेंगे, a को लेके चलेंगे। एक्चुअली इसमें ऑगमेंटेड a की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो ऑगमेंटेड पार्ट होगा वो तो 0 0 0 होगा, उसमें कितना भी ऑपरेशन लगाएंगे कोई फ़ायदा होगा नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट a पे काम कर सकते हैं। रैंक ऑफ a हमारी यहाँ पे 3 आ गई, बिकॉज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज 3 है। रैंक ऑफ a 3 आ गई जो कि = n है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ ट्रिवियल सॉल्यूशन x = y = z = 0। ठीक है, क्वेश्चन 4 क्या था? क्वेश्चन 4 में मुझे ये λx, λy और λz दिया हुआ है। डिटरमिनेंट डिटरमाइन, यहाँ पे डिटरमाइन है ये, ठीक है। डिटरमाइन लैम्डा सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। इसने अब ये बोला है, ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है, ये नोट्स में दिया हुआ है, इसको पढ़िए, इस वाले क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए, ठीक है। ये अब आपको खुद से करना है क्योंकि ये नोट्स में है, मैं एक्सप्लेन करूँ उससे बढ़िया आप खुद पढ़ लें। एक्लेन फॉर्म या रो रिड्यूस्ड फॉर्म, ये क्या होती है? एक्लेन फॉर्म का कंडीशन है कि हमारी जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री होगी, जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट होगा एक रो का, उसके जस्ट नीचे वाले सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होने चाहिए, ठीक है। ये नॉन ज़ीरो है, उसके जस्ट नीचे वाले सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होने चाहिए, ए इसके नीचे नीचे सब ज़ीरो। देन इस रो में, सेकेंड रो में फोकस हो जा, हाँ, सेकेंड रो में ई है नॉन ज़ीरो तो उसके नीचे का सब कुछ ज़ीरो, एंड यहाँ पे एच, इसके नीचे कुछ है ही नहीं तो ज़ीरो करने की ज़रूरत ही नहीं ही। ये हमारा एक्लेन फॉर्म नहीं है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री के नीचे ज़ीरो होना चाहिए था सब कुछ, पर इसके नीचे 2 0 नहीं है, तो ये एक्लेन फॉर्म नहीं है। और 1 के नीचे भी होना चाहिए था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2 के नीचे 0 होना चाहिए था, वो है, लेकिन इससे ये एक्लेन फॉर्म नहीं बनता। ए के नीचे 0 होना चाहिए था, फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री ए है, उसके नीचे 0 होना चाहिए था, तो एक्लेन फॉर्म को ही नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं। एक सेकेंड, नहीं, डिफरेंस है। एक्लेन फॉर्म तो हमारा ये हो गया जो मैंने बताया कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री के नीचे वाली सारी एंट्रीज 0 होनी चाहिए, लेकिन नॉर्मल फॉर्म सेज एक्लेन फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल फॉर्म, जनरल नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या लिखा है ये मैंने, छोड़ो कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। नॉर्मल फॉर्म वो होता है जब एक्लेन फॉर्म का ये जो है ना डायगोनल, इसको भी 1 कर दिया जाए। नॉर्मल फॉर्म बेसिकली मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना के छोड़ दो, और कुछ नहीं। एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म ज़्यादा पढ़ने की तो ज़रूरत है नहीं, फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा। बेसिकली इसका यूज़ होता है इन्वर्स निकालने के लिए, नॉर्मल फॉर्म का यूज़ होता है इन्वर्स निकालने के लिए। ओके, अब हम यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये चारों क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। एंड मैं बताना चाहूँगा कि पहला वाला जो टेस्ट हुआ था ना, उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था। रात को बैठ के मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था और अगले दिन मेरे फर्स्ट टेस्ट में ये क्वेश्चन सेम आ गया। मुझे याद था, मतलब सॉल्व तो करना पड़ा, एकदम याद नहीं रहता, लेकिन हाँ क्योंकि किया हुआ था तो मुझे इसका आंसर पता था, बहुत आराम से हो गया था। अब इन्वर्स निकालना कैसे है, ए लिखो, ऑग ए लिखो। ओके, मतलब इसी में आइडेंटिटी में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की ऑगमेंट कर लेंगे। अब हम
इस वाले मैट्रिक्स पे जो ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे टू मेक इट नॉर्मल फॉर्म, वो सारे ऑपरेशंस इस पे भी परफॉर्म होते जाएंगे। जब ये नॉर्मल फॉर्म बन चुका होगा, जब ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी होगी, तब ये एक इनवर्स मैट्रिक्स बन चुकी होगी इसी की। ओके, तो अब मैंने पहले R1 को हाफ कर लिया। ओके, ये हाफ कर लिया मैंने, ये 1/2 हो गया। बेसिकली इस वाले मैट्रिक्स पे परफॉर्म करके ऑपरेशंस हम इस वाले मैट्रिक्स को भी मॉडिफाई करते जाएंगे। ये वाली रो ऑपरेशन चलाई तो ये बन गया। अब यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो रहा है, तो हम करेंगे पिवोटिंग। पिवोटिंग का मतलब ऊपर नीचे करना, ये वाली को ऊपर ले जाना, इस वाली को नीचे लाना। R2 R3 इंटरचेंज। तो अब ये थोड़ा सुंदर फॉर्म बन गया हमारा, ये अच्छा लग रहा है अब देखने में। बस करते जाना है और अंत में जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका होगा 1 0 0 0 1 1 0 0 1, तो हमारा ये इन्वर्स आ चुका होगा और हमें हमारा ए इन्वर्स मिल जाएगा। ये हमारा ए इन्वर्स है। इसी के साथ हैकलन फॉर्म भी ख़त्म होता है। यहाँ से यूनिट 3 शुरू होती है, जो कि हम दूसरी वीडियो में कवर करने वाले हैं। धन्यवाद।